हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का पार्ट 3। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का वीडियो देख लिया होगा। सो अब ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 से। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ था कि यार इतना लंबा जब वीडियो बनता है तो उसको फिर प्रोसेस कर पाना, आप लोगों के द्वारा देखा जाना या फिर और इस तरह से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को बना दिया है ताकि आप लोग भी इजीली क्या कर सके, वीडियो को ढूंढ सकें और 10-10 क्वेश्चंस के पार्ट्स में जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी बड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो इसी बात पे फटाफट से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें बोलता है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। पहला गिवन डाटा हमारे पास में दे दिया गया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना है। दूसरा बोलता है इसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल्स और बोलता है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने की बात बोली है। ठीक है जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो भैया वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा। अब मुझे कुछ ऐसा यहां पर लैम्बडा के लिए फॉर्मूला बताना है जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। अब देखो भाई साहब, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। परंतु सी बाय लैम्बडा में यहां अप्लाई नहीं कर सकता हूं या ये न्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये क्या देके रखी है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट, जो कि यहां पर तो अप्लाई नहीं हो सकती है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो भैया हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ के रखा हुआ है और वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में me हो जाएगा। तो अब बस इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर बात आती है सर वेलोसिटी कहां से आएगी, तो वेलोसिटी भी बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी E के होता है मेरे पास में हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है मेरे पास में, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी है। तो यहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट करके सब कुछ वैल्यू को पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई की बात। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना देके रखा हुआ है, ये देके रखा है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -25। ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे पास अपॉन में। अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब देखो डाटा और कैलकुलेशन वाली बात है, ये ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आ रहा है वेलोसिटी 811.579। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 811.579 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले से हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख लिया था। अब क्या हो गया सर, वेलोसिटी यहां पर आ चुकी है और जस्ट वेलोसिटी आपके पास में आ गई तो वहां पर वेवलेंथ निकाला जा सकता है। लैम्बडा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देके रखा है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 811.579 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना सब कुछ जब आप सॉल्व कर लोगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही 8.9625। ठीक है, 8.9625 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में, वेवलेंथ। तो बस रे भाई, यहां पर इतना सा ही काम करना है और इतना सॉल्व कर दिया तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पहली बात तो यह कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और दूसरी बात यह है कि कैलकुलेशन आनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना कि ऐसे जनरली देखा गया है कि एग्जामिनेशन में
ऐसे कैलकुलेशन कम ही दिए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे आपको रूट्स वगैरह निकालने पड़े, बहुत कुछ ऐसा करना पड़े, तो वो वैसे कम ही दिए जाते हैं। तो जस्ट ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप में आप ले सकते हो कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए, इस वजह से प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसके बाद में हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ था, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह था कि जिस किसी स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अब आपके पास में देखो कितने टोटल स्पीसीज हैं? 6 स्पीसीज हैं। बोला गया है कि बताओ कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बोल देंगे ठीक है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। Na पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर सोडियम में से मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना दूं जिससे क्या हो जाए, आपको यहां पर आसानी हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करी सोडियम की, तो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, परंतु यहां पर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वजह से ये क्या बन गया है? Na पॉजिटिव। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 11 में से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास में? पोटेशियम। तो भाई साहब पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम के रिगार्डिंग कहानी क्या होती है? अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये ठीक है। तुम लोगों को एक चीज तो बताना ही मैं भूल गया कि भैया ये वाली जो चीजें होती हैं इनके नंबर्स वगैरह हम लोगों को याद करने रहते हैं, और अगर तुम लोगों को नंबर्स याद नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और सारी कहानी कहां से निकल कर आएगी? सारी कहानी निकल कर आएगी इसके बाद वाले चैप्टर पीरियोडिसिटी से। बहुत बढ़िया चैप्टर होने वाला है पीरियोडिसिटी। चैप्टर के अंदर हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल रट्टा मारना सीख जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल यहां पे बनती है। सीक्वेंस याद रखना पड़ता है। अगर आप सीक्वेंस याद रखोगे तो ये नंबर वगैरह कोई बड़ी चीज नहीं होती, नंबर वगैरह सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, समझना यहां पर अब इसका क्या करा जाएगा? 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेशियम के पास में 19 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसको K पॉजिटिव बना दिया है, मतलब उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने छीन लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे सर? ऑब्वियस बात है 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये लो जी। फिर आता है हमारे पास में मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की बात की जाती है तो मैग्नीशियम पे आ रहे हैं हमारे पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम के पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आपके पास में क्या होता है? Mg2 पॉजिटिव। इसका मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर किसका नंबर आ रहा है? कैल्शियम का। कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम के पास होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कौन आया है भैया जी? फिर आया है हमारे पास में सल्फर। सल्फर के पास में अगर बोला जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? सल्फर के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसमें से मैं यहां पे, अब देखो सल्फर के ऊपर क्या है? -2, जिसका मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब डोनेट करा है, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो गेन करा है। मतलब सल्फर के ऊपर अगर -2 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सल्फर के पास में 16 पहले थे, 2 गेन कर लिए, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर बात कर लेते हैं हम ऑर्गन की। तो ऑर्गन एक नोबल गैस होती है, इसके पास में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से ना इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ना दिए गए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करा गया है। सो फॉर दैट रीजन अब यहां पर बात करते हैं कि भाई कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बड़ा ही आसान है, ये देखो जी 18 इलेक्ट्रॉन वाले कौन है? एक तो है S2 नेगेटिव,
दूसरा है मेरे पास में ऑर्गन, और इसके अलावा कौन है सर? इसके अलावा मेरे पास में है K पॉजिटिव, इसके अलावा मेरे पास में है Ca2 पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी होगी, एक मैग्नीशियम और एक सोडियम वाला। क्लियर हो गई बात? इजी है। तो इस तरह से क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को ढूंढा जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत 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 ही ज्यादा इजी होता है। तो चलिए भाई फुर्ती से इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ओके जी, कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सांप सीढ़ी वाला आफबाहु रूल हम लोगों ने पढ़ के रखा था, वही तो है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पहले वाले की बात करते हैं तो क्या है? H नेगेटिव। H नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले से ले लिया है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस सिचुएशन पे क्या होगा सर? बड़ा ही आसान है सर, ये रहा हाइड्रोजन, उसके ऊपर माइनस, मतलब इसके पास में रखे हुए हैं दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन को आफबाहु रूल्स के रिगार्डिंग अगर मैं भरता हूं तो क्या मिल जाएगा? 1s2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल के अंदर, जहां s ऑर्बिटल पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसी वजह से यह कहानी हुई है। फिर उसके बाद बात कर लेता हूं मैं सोडियम की, Na पॉजिटिव। अभी देखा था सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें से अगर उसने दो दे दिए, सॉरी एक दे दिया, तो कितने बच गए उसके पास में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये लो जी, ये हो गई कहानी। 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p6। ठीक है जी, गाड़ी बढ़ गई आगे। 6 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना सा करना है। फिर बात कर लेता हूं मैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के पास में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इसने सामने वाले से उधार ले लिया, तभी इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो सबसे पहले गाड़ी जाती है 1s के पास, जिसको मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जाएगी 2s के पास में, और 2s के बाद जाएगी 2p के पास में। तो इस तरह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्लियर हो गया? ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसी में पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 क्या बोलता है? व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, ये बोल के रखा है। अरे बड़ा इजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही इजी है। 3s1 पर बात गई है। अब आपको पता होगा कि भैया हम लोगों को आफबाहु रूल फॉलो करना रहता है। ठीक है, इसको भी लगा लो, नहीं तो बटन नहीं लगाते ना, तो फिर क्या होता है कि हम लोग को बोलते हैं कि बोले सर क्या गुंडागर्दी करने के लिए आप वहां जा रहे हो क्या, कि जो बटन ऐसे खोल के पढ़ा रहे हो? हैं, बोले सर बटन लगा लिया करो, बच्चों को गुंडा नहीं बनाना है, बच्चों को हमको क्या करना है? देश में आगे लीडर बनाना है। ठीक है, खैर लीडर गुंडा अलग चीज, क्या ही बोले। चलो, तो ये सांप सीढ़ी वाला खेल आप लोगों को याद होगा, ये वैसे मैंने करवाया था। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की बात होती है तो सबसे पहले जाता है 1s में, उसके बाद 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है आपके पास में 3s, फिर इधर आता है हमारे पास 3p, फिर आएगा इधर 3d, फिर गाड़ी आती है हमारे पास में 4s, फिर गाड़ी आती है हमारे पास में 4p पर। अब देखो यहां पर इतने में आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। 3p तक गाड़ी गई है ना? हाँ, 3p तक गाड़ी गई है, मेरा काम इतने में हो जाएगा। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों को प्लेस किया जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? 1s के बाद में। 1s के बाद क्या होता है? ये रिटर्न होता है। फिर ये रिटर्न गया, कहां पर आया? 2p। 2p के बाद 3s, फिर गाड़ी को पीछे लेकर जाओ 3p। 3p के बाद में ये कहां पर? इस तरह से इतने में काम हो जाएगा। पहले क्या है? 3s1। इसने बता दिया सबसे आउटर मोस्ट में 3s1 है। तो 3s1 तक जाने के लिए पहले कहां कहां जाना पड़ेगा? सर पहले 1s में जाना पड़ेगा, 2s में जाना पड़ेगा, 2p में जाना पड़ेगा और 3s में जाना पड़ता है। ये हम लोगों ने देखा। तो कैसे जाएंगे सर 3s पे पहुंचने तक? 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 2 इधर दिए, 4 हो गए। 4 और 6 10 हो गए। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर d ऑर्बिटल की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन लेकर गए, 2 इधर दिए, 2 इधर दिए, 2 2 हो गए 4, 4 और 6 हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद में अगला इलेक्ट्रॉन कहां गया है? इस पे गया है। तो इस वजह से अगर मैं यहां पर बोलता हूं फॉर 3s1, तो 3s1 के लिए आप क्या बोल सकते हो कि सर यहां तक पहुंचने के लिए मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे? सर मुझे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे। अब बोलता है एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर ये भी हमें पता है, एटॉमिक नंबर होता भैया हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। परंतु एट जनरल कंडीशन, जब आपने कुछ स्पेसिफिकली उसको हीट नहीं करा है, एनर्जी नहीं दी, फलान कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना रे भाई, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा है, नॉर्मल सी चीज दे के रखी है, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे रे भाई? यहां पर ये बराबर हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, जो कि बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नॉर्मल कंडीशन पे। तो ये वाली सिचुएशन हो गई। तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास में क्या होंगे? 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। और अगर 11 प्रोटॉन्स होंगे तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये ध्यान रखना रे, जनरल कंडीशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है? लड़ने मत लग जाना वहां पे कमेंट में करके, लड़ने नहीं लगना है, बस इतना सा ध्यान रख लेना है, ठीक है? चलो भैया 2p3 पे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। 2p3 पे अगर हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो 2p3 की अगर मैं बात करता हूं तो 2p3 पे सिचुएशन क्या है? 1s पे जाओ 2 इलेक्ट्रॉन दो, 2s पर जाओ 2 इलेक्ट्रॉन दो, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कहां पर गए हैं? p में। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3। 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास में? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर मैं बात करता हूं 7 इलेक्ट्रॉन, और जनरल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए। तो एटॉमिक नंबर यहां पर कितना हो जाएगा? सर एटॉमिक नंबर यहां पर हो जाएगा 7, जो कि किसका होता है? नाइट्रोजन। वैसे पूछा नहीं है बट फिर भी हमें पता है तो बता दिया। 11 पे कौन आता है? सोडियम। 7 पे कौन आ जाता है हमारे पास में? कौन आ जाएगा? 7 पे आ जाएगा नाइट्रोजन। अब अगली गाड़ी कहां पर गई है? सर अगली गाड़ी गई है 3p5 पे। अगर 3p5 की बात करता हूं तो देखो 1s पे 2 गए, 2s पे 2 गए, 4, p में गए 6, 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12। 12 के बाद में अब कहां गए हम? p में गए। तो 12 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे पास में? 18 हो जाते हैं। 18 के बाद में अब कहां गए थे हम लोग? 4s में। कहां जाना? अरे p में ही तो जाना है रे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, है? 2 इधर गए, 2 इधर गए, 4, 6, 6 के बाद में कितना हो जाएगा? 2, 12। 12 इलेक्ट्रॉन के बाद p में कितने हैं? 5, और 12 और 5 कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर टोटल आपके पास में आ रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल कंडीशन, 17 प्रोटॉन्स, और इसी बेसिस पर यहां पर इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 17। और किसका होता है 17 एटॉमिक नंबर? अरे सर पता है, 17 वाला जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है क्लोरीन का। तो बेसिकली ये बता रहा है सोडियम, ये बता रहा है नाइट्रोजन, और ये क्या बता रहा है? क्लोरीन को। तो बस रे भाई इतनी सिंपल सी बात है। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर मुझे बताना है कौन सा एटम रहेगा जो इस फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये जो सिंबलाइजेशन का तरीका होता है बेसिकली ये है क्या? हीलियम, नियॉन और आर्गन, जो कि नोबल गैसेस होती हैं। सो नोबल गैसेस पे हम लोगों को यह क्लियर होता है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को फुलफिल रखे हुए हैं। तो जो भी होगा इसके बाद होगा। जैसे अगर आप बात करते हो हीलियम की, तो मुझे पता है हीलियम के पास में टोटल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन की बात की जाए तो नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑर्गन के पास कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। तो इस वजह से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, देखो
2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो हीलियम के बाद अगला नंबर किसका आता है सर, लिथियम का, तो ये लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं नियॉन की, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में 5 और ऐड कर दिया, 10 में 5 और ऐड कर दिया तो कितने हो गए टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारे पास में सर, फास्फोरस का, रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसके बाद में बात करते हैं ऑर्गन की, 18, 19, 20 और 21 इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, अरे सिंपल है रे, हैं यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट चालू हो जाते हैं, 21 से लेकर 30 तक का शुरुआत होता है, जिसमें पहला नंबर पे आता है स्कैंडियम। शॉर्ट ट्रिक होती है याद रखने की, साइंस टीचर वीसीआर में फेकोनी कॉपर जिंक करके, ठीक है, ये वाली टेक्निक्स भी हम समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अभी जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे है। तो 21 नंबर पे कौन आता है, स्कैंडियम, तो यहां पर क्या आ जाएगा उसका सिंबलाइजेशन SC। तो बस इतना सा ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये भी डन हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू दैट अलाउस G ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहां पर ये बोलता है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n यहां पर क्या है सर, n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि क्या बताता है सर, जो कि बताता है हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट की, भैया कौन से नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है। अब बात करते हैं G की, तो G हमारे पास में क्या है सर, G हमारे पास में है ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल कैसा है सर, ये वो वाला है sp-df वाला, तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो भाई ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या देखा था आपने, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है s को, अगर 1 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है p को, अगर 2 होती है तो रिप्रेजेंट करता है d को, और 3 होती है तो रिप्रेजेंट किसको करता है, ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि सर ये वाली कहानी है sp, अरे 4 कहां गया, sp-df, sp-df, अब काउंटिंग चलाते हैं, sp-df के बाद में क्या आता है, G आता है। तो भाई यहां पर बात बहुत सिंपल सी है, तो 4 नंबर पे क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। मतलब अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, G को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ के रखा हुआ था, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू n-1, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां पर L की वैल्यू कितनी है, G के लिए 4, n एज इट इज रहने दो, 1 को यहां लिख दो, इस माइनस के 1 को उठाकर यहां लाओगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये लो जी, हो गया सॉल्व, ठीक है। 5th ऑर्बिट पे आपके पास में G ऑर्बिटल आ जाएगा जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो ऐसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम बढ़ सके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए जी, ये भी हो चुका है डन हमारे पास में। अब देखिए अगला 22, थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक वो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 24 है ना, शायद कुछ लिखने करने में हो गया होगा, वो क्वेश्चन नंबर 24, इतना लोड नहीं लेना भाई, है ना, अपने को तो पता है क्वेश्चन कौन सा है, तो काहे टेंशन लेना। क्वेश्चन नंबर 25, an electron is in one of the 3d orbital, give the possible value of nl और m। nlm क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल, और ये जो ml है ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये कहानी है। अब ये भी बड़ा आसान है, किसी इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ दी 3d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल के अंदर ये रखा हुआ है। अब जरा थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, अगर मैं सिर्फ d ऑर्बिटल की बात करता हूं तो d ऑर्बिटल में
टोटल 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है। ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था ना कि ऑर्बिटल में क्या होता है, एक डब्बा जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जोड़ियां हो सकती हैं, या तो वो सीधा रहेगा या तो वो उल्टा रहेगा। तो ये रहा मेरे पास में डी ऑर्बिटल। ठीक है, इस डी ऑर्बिटल की खासियत हम लोग यहां पर ये निकाल कर आते हैं कि यहां पर 5 ऑर्बिटल्स होते, 1 2 3 4 और 5। जब इस पे नंबरिंग दी जाती है तो देखो सेंटर वाले को दिया जाता है 0, राइट हैंड साइड पे वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। तो ये नंबरिंग देने का तरीका है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। ठीक है जी, ये वाली कहानी हो गई। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि डी ऑर्बिटल की ये घटना होती है। अब ये जो नंबर्स निकल कर आए हैं, ये नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं सर? ये नंबर्स जो होते हैं इन्हें ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है, जो कि आपके पास में किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एम एल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है 12+1 वाला। ठीक है, चलो जी, तो फिर इसी बात पे हम लोग आगे बढ़े। अगर मैं बात करता हूं 3D ऑर्बिटल पे, तो 3D ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो n = 3 हो जाएगा। उसी तरह से L एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, कहां पर है? S पे है, D पे है या फिर P पे है? तो D के लिए कितना आता है? D के लिए हमारे पास आता है 2। ध्यान रखना, अभी जस्ट पहले करा था, तो D के लिए क्या आ गया मेरे पास में? 2। ये वाली कहानी आ गई। अब देखो ML, इसकी घटना हम देखते हैं। फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में? 2l+1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो भाई ऐसे तो अगर आंसर देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डाटा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? ये जस्ट 2 रखा है, 2 2 4 + 1 5 आ जाएगा। अब यहां पर ये बोला है गिव द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। अब पॉसिबल वैल्यू में मतलब क्या कि सर अगर आप m की बात करते हो तो वैल्यू 5 है, तो इन 5 में से किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पर जो ml है इसमें 5 डब्बे हैं, तो आप लोग यहां पर सामने वाले को इसमें आप ये बताओगे कि जो ml की वैल्यू है वो क्या हो सकती है सर? वो -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है सर, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर प्लस का 2 भी हो सकती है। तो ये कहानी होती है। ठीक है, 5 हम लोगों ने बॉक्सेस निकाले हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि उन 5 में से किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मुझे नहीं पता, और अगर नहीं पता है तो मैंने सभी का नाम लिख दिया सर, -2 -1 0 1 या 2, कहीं पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है रे। क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं। चलिए जी, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। An atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. ओके। 29 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 35 क्या है? न्यूट्रॉन्स है। और कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कुछ स्पेशल कंडीशन हो। ठीक है, स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या भैया? बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड हो रही है, रेडिएशन प्रोवाइड हो रही है, या हो सकता है कि भाई तुमने तो आग लगा दी एटमों में, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या मान के चलता हूं कि भाई एटम शायद हो सकता है नॉर्मल स्टेट पर ही हो। नॉर्मल स्टेट पर अगर बात करता हूं किसी भी एटम की, तो ध्यान रखना कि नॉर्मल स्टेट या फिर जब भी मैं बात करता हूं किसी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर यह पाया जाता है कि भाई किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। सो फॉर दैट रीजन यहां पर गिवन है कि इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर 29 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन कितने होंगे सर? 29 होंगे। उसी तरह से 35 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में? 35 हैं। तो मैंने ये गिवन डाटा लिख दिया।
पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो आप बोलोगे सर अब ये तो हम लोगों को बहुत आसानी से पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि सर जो फर्स्ट वाला है वो बोलता है कि इसके पास में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन्स हैं, 29 प्रोटॉन्स यहां पर प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है यहां पर एलिमेंट का। प्रोटॉन ही पूछा था ना रे, हाँ रे भाई प्रोटॉन ही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ याद आया इसमें? 29 इलेक्ट्रॉन्स में पता है एक एक्सेप्शनल केस हम लोगों ने पढ़ के रखा था। किसका पढ़ के रखा हुआ था सर? ये जो एक्सेप्शनल केस था ना, ये केस हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कॉपर का। इसको मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो 29 इसके पास ये प्रोटॉन्स हैं। और यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो भैया 29 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है। और ये स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़ के रखा था कॉपर का, जिसके बारे में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सर ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वही सांप सीढ़ी जो अभी बनाई थी उस हिसाब से अगर चलते हैं तो 1s2 पे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी इधर लंबी जाएगी, ये जाएगा पहले 1s2 पे, फिर बात जाती है 2s2 पे, फिर बात जाएगा 2p6, फिर बात जाएगी हमारे पास में 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आता है 4s2, फिर आता है 3d9। ये वाली कहानी आ जाती है। परंतु यहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जबकि यहां पर कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होता है, s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन छीनकर D को दे दिया जाता है। तो इस वजह से इसकी जगह पर हम लोग सही वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखते थे? 1s2, 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा मेरे पास 3d10 और लास्ट में क्या बच जाएगा? 4s1। ये वाला सही रहता है। और यही वो कारण होता है जिसको आगे चलकर क्लास 12th में आप पढ़ोगे। ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है कॉपर। कॉपर की खासियत होती है कि कॉपर जो होता है वो क्यूप्रिक भी कंपाउंड बनाता है और क्यूप्रस भी कंपाउंड बनाता है। और दोनों कंडीशन में क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। एक बार +1 पे जाता है, एक बार +2 पर चला जाता है, ठीक है। ये वाली कहानी आती है, बट वो क्लास 12th का फिनोमिनन है। यहां पर सिर्फ आपको यह समझना है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो बस इसका ध्यान रखना, सही वाला क्या है? 3d10 एंड 4s1। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 26 डन हो चुका है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं इस लेक्चर के। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है डन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज। ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली वाली स्पीसीज क्या है मेरे पास में? सर पहली वाली स्पीसीज है मेरे पास में H2 पॉजिटिव। अगर मैं बोलता हूं सर इस H2 पॉजिटिव की कहानी क्या है, तो सर इस H2 पॉजिटिव की कहानी यह है कि यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यह ध्यान रखना। एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? सर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, परंतु ये वाला तो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, पर इसमें से हम लोगों ने खींच लिया है इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस बेसिस पर अगर बात करता हूं तो H2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात, इजी है। H2 पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं H2 की, तो H2 किससे बना होगा? H प्लस H से मिलकर बना होगा। इस हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे? सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर क्या आता है मेरे पास? O2 पॉजिटिव। अब ये भी देख लेते हैं जरा, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे ऊपर H2 पॉजिटिव बना, वैसे ही यहां पर O2 पॉजिटिव भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए जरा, एक ऑक्सीजन O, दूसरा ऑक्सीजन O पॉजिटिव। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन पे नॉर्मली
8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ये O पॉजिटिव है, मतलब इसने क्या करा होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दिया होगा। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा भाई साहब हमारे पास में, ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन ही पूछा था ना, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज, किसी एटम में नहीं बोला था, ये 3 स्पीसीज में बोला था। तो H2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लिया। क्वेश्चन नंबर 27 डन। जल्दी से फटाफट 3 क्वेश्चन और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3. ओके, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M? ये कहानी बोल के रखी। अरे बहुत आसान है यार, कोई इतना टफ थोड़ी ना है। पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इसने क्या बोल दिया है कि आपके पास में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, 3 है। फिर बोलता है कि जो अगर n की वैल्यू आपके पास में 3 है तो ये बताओ यहां L और M की क्या वैल्यूज हो सकती है। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड ऑर्बिट की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर s और p होता है, और थर्ड के अंदर क्या होता है, s, p एंड d ऑर्बिटल, ये तीनों होते हैं। तो इस बेसिस पर अगर मैं काम करता हूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा सर, n = 3, n = 3, और L की वैल्यू यहां पर बात करता हूं तो मैं s, p, d तीनों ही हो सकती है। तो इस वजह से L की वैल्यू में बोल सकता हूं मैं सर 3 वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसको है ना मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। कैसे, ऐसे कि अगर मैं L की बात करता हूं तो L की यहां पर 3 वैल्यू हो सकती है। आपके पास में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है जी। अगर आपके पास में 0 हुआ तो इसका मतलब s ऑर्बिटल है और आपके पास सिर्फ एक डब्बा है। ठीक है। अगर आपके पास में वैल्यू 1 हुई तो 1 का मतलब क्या सर, 1 का मतलब यहां पर यह होता है कि आपके पास में 3 डब्बे हैं, ये और ये। तो 3 डब्बे पे वैल्यू क्या होती है सर, यहां पर होता है 0, यहां पर +1, यहां पर -1। एस के लिए क्या दे देंगे, सिर्फ 0। और अगर 2 रहा तो 2 के लिए हमारे पास में टोटल कितने डब्बे बन जाएंगे, 2 मतलब d। तो d ऑर्बिटल में टोटल ऐसे 5 ऑर्बिटल्स या 5 डब्बे बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। कैसे गिनती चलेगी, 0 +1 +2 -1 एंड -2। तो यहां पर ये जो होगा ये वैल्यू किसकी रहेगी, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। ये लो पहला वाला क्वेश्चन डन। सेकंड ने क्या बोल के रखा है, सेकंड बोलता है लिस्ट द क्वांटम नंबर ml and L of the electrons for 3d ऑर्बिटल। ये भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, 3d ऑर्बिटल में है। तो इसलिए m और l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है रे। कैसे बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर मैं बात करता हूं d की, तो d ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है वो कितना होता है भाई, 2 होता है। अभी देखा मैंने यहां पे 2 होता है। और उसी तरह से अगर मैं इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करता हूं तो हमने देखा है ना कि या तो आपके पास में फिक्स होगा कि इलेक्ट्रॉन -1 पे है या +2 पे है या 0 पे है, और अगर फिक्स नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 जगह पर हो सकता है। और इस 5 जगह के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएगी सर, यहां पर यह बोला जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किन्हीं 5 ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा, ऐसा
और ऐसा कहां कहां हो सकता है सर? या तो वो 0 पे हो सकता है, या वो +1 पे हो सकता है, या वो +2 पे हो सकता है, या -1 या -2 पे भी हो सकता है। तो ये हो गया भैया हमारे पास में सेकंड वाला पार्ट। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट ने क्या बोल के रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? इन चारों में से कौन पॉसिबल हो सकता है? अरे बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं 1p की। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में क्या p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है? यार नहीं हो सकता सर। वो आपने सांप सीढ़ी बना के दिखाई थी ना, उसमें देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ क्या हो सकता है? s प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए इसको हटा दो। फिर बात करते हैं सर 2s प्रेजेंट हो सकता है? हां सर हो सकता है, हमने देखा था। फिर बात करते हैं सर 2p प्रेजेंट हो सकता है? सर हां हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 3f की। सर पहले वाले में तो आपने बोल दिया कि सर वो टेबल में बनाकर दिखा दिया था, पर बोले टीचर हमारे तो मानते नहीं है। ठीक है, टीचर हमारे मानते नहीं है। वो क्या बोलते हैं? बोले कि यार तुमने अगर राहुल सर का लेक्चर देखा है तो बुला के लाओ राहुल गुरुंग सर को और बताओ कि भैया कहां पर है। तो मैं तो आऊंगा नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम बता सकते हैं कि क्या यह पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या टेक्निक है चलो जरा समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं 3f की, तो 3f का मतलब क्या होता है कि आपके पास में n की वैल्यू होनी चाहिए 3, और जो f है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आपके पास में f की वैल्यू भी होनी चाहिए 3। एसपीडीएफ में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब अगर ये वाली चीज अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? 3f के ऊपर। तो जरा चेक करते हैं हम लोग। हम यहां पर एजिमुथल क्वांटम नंबर l को चेक करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है n-1। अगर मैं n-1 पे जाता हूं तो क्या आंसर आएगा? 3-1 विच इज इक्वल टू 2। अब यहां पर एजिमुथल क्वांटम नंबर ने ही यह बता दिया है कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कौन सा एजिमुथल जा सकता है? 2 जा सकता है। मतलब मैक्सिमम क्या जा सकता है? d जा सकता है। f का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अगर यहां l की वैल्यू 3 आ जाती तब मैं बोल देता कि सर ये तो पॉसिबल है, पर यहां देखकर पता चल रहा है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर ने मुझे बताया कि n इज इक्वल टू 3 रखने पर मैक्सिमम हमारे पास में d ऑर्बिटल हो सकता है, f का तो कोई नामो निशान नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो अगर पहले क्वेश्चन में नहीं माने सर कि आप मैडम जो भी कोई रहे कि बोले वो तो टेबल ये नहीं करना फलान नहीं करना, तो ये आप उनको इस तरह से भी करके दिखा सकते हो। क्लियर हो गई बात? इजी है, ये भी इजी है। तो फटाफट फुर्ती से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख भी देना, बोले हां सर इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ ही साथ में यार लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि चीजें अगर आसान होती हैं तो यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम लोगों को भी लगता है। तो तुम लोग हम लोगों के साथ में भी इस तरह से कमेंट करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे तो बढ़िया मजा भी आएगा ना यार, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एसपीडी नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। एक तो यार पता नहीं क्या होता है, मुंह से बड़ा आज ऑर्बिटल निकल रहा है, जबकि मैं पर्सनली ऑर्बिटल ही बोलता हूं। ठीक है, पता नहीं काय के लिए ऑर्बिटल निकल रहे। एक तो क्या होता है ना कि ये आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहता है ना उनकी वजह से भी हो जाता है। मतलब मैं फॉरेन में नहीं हूं, पर क्या होता है कि हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं ना, तो कुछ लोग रहते हैं बाबा ज्ञानी, तो वो बाबा ज्ञानी क्या बोलते हैं? अरे यार बोले ऑर्बिटल बोल रहे, इसको तो ऑर्बिटल बोलते हैं। होते हैं कुछ महान इंग्लिश के पंडित उन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम तो कोई इंग्लिश के पंडित नहीं हैं, हम अगर हैं भी तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो केमिस्ट्री होने वाला है। ठीक है, चलो वापस आओ। पहले वाले बोल के रखा है यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल या ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग नंबर। ओके, नो इशू। n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 है मतलब आगे सबसे पहले क्या लिख दूंगा? मैं 1 लिख दूंगा। L की वैल्यू अगर 0 है तो 0 वैल्यू इज रिप्रेजेंट करती है किसे? s ऑर्बिटल को। हो गया कहानी पूरा। अब बात करते हैं यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3।
L की वैल्यू है 1, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? P को, तो क्या बन गया 3p। n इज इक्वल टू क्या है 4, L इज इक्वल टू क्या है 2, मतलब क्या हो रहा है फोर्थ ऑर्बिट के अंदर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और लास्ट में क्या आया है n इज इक्वल टू 4, ये लिखा मैंने 4, L इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, और अगर L इज इक्वल टू 3 है दैट मींस ये बात कर रहा है f ऑर्बिटल की। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात? इजी है, इजी है, फटाफट 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 इसको भी उड़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है भैया? ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है, इसको तो मैं आईएमपी लिख देता हूं। ये क्वेश्चन तो तुम लोगों की एग्जाम में 100% छप ही गया। ठीक है, चाहे कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, बिल्कुल 100% छप गया वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर क्या है, ये सारी कहानी दे दी गई है और बोला गया है एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं हो पाता है? चलो देख लेते हैं क्या ही समस्या है। केस नंबर 1, n इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, क्या कोई इलेक्ट्रॉन जीरो ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है? हैं? ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो पहला वाला ही कोई हटा दो। बोले सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो पॉसिबल नहीं। भैया बड़ी खराब शुरुआत हुई, हम लोग की तो ओपनिंग ही ऐसी गंदी हुई है जिसमें पहला ही नंबर पे आ गया कि बोले भाई ये तो होता ही नहीं है। नाउ सेकंड वाले पे देखते हैं, शायद कुछ अच्छा निकल जाए। सेकंड वाले पे क्या है? n इज इक्वल टू 1। हाँ सर पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में पॉसिबल है। फिर बात करते हैं l इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में l इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल के अंदर ये जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर m की या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल की बात की जाए तो इसके अंदर एक डब्बा होता है जिसको हम 0 बनाते हैं। अगर बात करता हूं p की, तो p के अंदर सर ये 3 डब्बे होते हैं जिसमें होता है 0 प्लस 1 माइनस 1। और अगर मैं बात करता हूं d की, तो यहां पर टोटल ये 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 एंड माइनस 2। ये कहानी होती है। ये किसका है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बता रहा हूं मैं। तो n इज इक्वल टू प्लस 1 हुआ, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। हां सर हो सकता है क्योंकि s ऑर्बिटल में भी 0 आता ही है। उसके बाद में क्या है? ms इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखो भैया माइनस का 1/2 क्या होता है? सर बहुत आसान है। स्पिन क्वांटम नंबर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? प्लस 1/2। वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? सर इसको कहा जाएगा माइनस 1/2। और साथ ही साथ में आप लोगों को हुंड्स का रूल या हंट्स का रूल भी पता होगा कि जब कभी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं? पहले सबको सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद रिपीटेशन होगा जिससे सबको उल्टा उल्टा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये वाली कहानी होगी। तो अगर मैं इस पे बात करता हूं तो सर s ऑर्बिटल पे क्या होना है? माइनस का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? माइनस का 1/2। मतलब क्या होगा? सर एक इलेक्ट्रॉन पहले सीधा भरा है, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा है। तो क्या ये पॉसिबल है? हां सर पॉसिबल है। और इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 1s2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर सी पे बात करते हैं, जहां पे n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट में l इज इक्वल टू 1। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर 1 रिप्रेजेंट करता है p ऑर्बिटल को। तो हमें तो पता है कि सर पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, p तो होता ही नहीं है। इस वजह से सर पहली फुर्सत में इसको क्या बोलोगे? निकल। ठीक है, आगे वाला नहीं बोलूंगा वरना फिर गंदी बात हो जाएगी, गंदी बात नहीं करनी हमें यहां पे। अगला वाला क्या है? डी वाला। डी वाला क्या होता है? n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट। l इज इक्वल टू 1। अगेन यहां पर बात होती है p ऑर्बिटल। तो सर हाँ, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आपके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं, अगर p है तो ये ml इज इक्वल टू 0 होगा। हां सर होता है।
ये देखिए p ऑर्बिटल के अंदर 0 प्रेजेंट है। फिर क्या बोला है इसने, -1/2। अब -1/2 कैसे होगा जरा समझना। पहले सबको एक एक सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 0 वाले पे आपके पास आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है -1/2। मतलब यहां पर क्या होगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन, उल्टा इलेक्ट्रॉन। पर उल्टा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 0 पे, बीच वाले डब्बे पे जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इस सेट को मैं क्या लिखूंगा, 2p टू द पावर 5। 5 इलेक्ट्रॉन का सेट हो गया। ये लो जी, बड़ा ही आसान है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला वाला। अगले वाले में क्या होता है, सर n इज इक्वल टू 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, और l इज इक्वल टू 3 है। तो l इज इक्वल टू 3 मतलब क्या, सर ये तो f ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। और सर ये अगर f ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है तो फिर तो गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, परंतु f नहीं हो सकता है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, चलो भाई साइड हट जाओ। अगला वाला f वाला, f वाले में क्या है, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है P को, और ML इज इक्वल टू क्या है, 0। तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आप बोलोगे कि सर थर्ड ऑर्बिट में P के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन P के अंदर जा रहा है तो P में 3 डब्बे हैं, 0 +1 -1, ये वाली कहानी है। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +1/2, ना कि -1/2। तो +1/2 पे गाड़ी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर एक इलेक्ट्रॉन इसे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसे दो, और गाड़ी रोक दो। इसके आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि इसके आगे बढ़ाओगे तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां +1 पे चला जाएगा, पर मुझे कहां चाहिए, 0 पे चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में यहां पर हो जाएगा 3p2। क्लियर हो गई बात, इजी है। उन्होंने पूछकर हमसे ये रखा हुआ था कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, हमने ये भी बता दिया कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, और ये तक बता दिया कि जो पॉसिबल होगा तो उसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर से क्या वैल्यू बनेगी। क्लियर हो गई बात, इजी है ये भी। अगर इजी है तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेते ही यहां पर हमारे पास में ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। हौसला बनाए रखिए, क्योंकि 60 से ज्यादा क्वेश्चंस है। तो अच्छा, इससे फायदा आप लोगों को ही है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डिजायर्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको ज्यादा वीडियो को आगे स्किप नहीं करना पड़ेगा, खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। आप छोटे से वीडियो में भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन किस वीडियो पे आने वाला है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और अगर बात क्लियर हो गई है तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और कमेंट करा करो यार। कमेंट करोगे तभी तो जाकर हम लोगों के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग बनेगी, तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, और उस तरह से हम लोग बात करते रहेंगे। फिर आगे में मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलना होगा ही आप सभी लोगों के साथ में। तो इस तरह से मिलते जुलते रहेंगे हम लोग, और इसी थॉट के साथ में और हमारी टैगलाइन के साथ में, जिसमें हमेशा मैं ये भी बोलता हूं कि आज पढ़ाई करो और कल फ्यूचर पे जाके लीड करो इस दुनिया को, क्योंकि याद रखना आगे लीडर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होने वाली है, और जो पूरे वर्ल्ड का लीडर बनेगा वो एक भारतवंशी ही बनेगा। तो अगर तुम में से किसी को लीडर बनना है जो इस पूरी दुनिया को लीड कर सके, तो उसके लिए पढ़ाई तो आज से करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और अगर पढ़ाई करनी पड़ेगी तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। सो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।